Assalamu alaikum everyone. Welcome to World Affairs. I'm Sumbal Shahzad, and today we have last lecture of Cooperative Society Rules 1927. तो ये 8वां लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है और ये सेक्शन रूल 50 से शुरू हो रहा है जो कि बताता है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 59A। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसकी ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं तो और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ऐसी प्रॉपर्टी डिफॉल्टर के पोजेशन में है या फिर जो है किसी ऐसे पर्सन की पोजेशन में है जो कि डिफॉल्टर के बिहाफ पे उसको पोजेस कर रहा है, या फिर ऐसा है कि डिफॉल्टर ने कोई टाइटल क्रिएट किया है और वो पर्सन उस टाइटल के अंडर इसको क्लेम कर रहा है। तो अब क्या होगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार या लिक्विडेटर जो है इस सेक्शन के क्लॉज ए बी के तहत एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है। और जो ऑफिसर है एग्जीक्यूशन को कंडक्ट कर रहा था वो इस सारे फैक्ट को एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट करेगा। नंबर 1 किसको, कलेक्टर को और या फिर कोर्ट को, ठीक है। इनमें से किसी एक को इन्फॉर्म करना है उसने। और दूसरा उसने बताना है किसको, ऐसी सोसाइटी को जिसने इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब जैसे ही इस सोसाइटी को ये रिपोर्ट मिलेगी तो क्या करेगी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने उसी बॉडी को जिसको उस एग्जीक्यूशन ऑफिसर ने रिपोर्ट भेजी थी या तो कोर्ट को या कलेक्टर को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगी, ठीक है, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम प्रॉपर्टी को किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेने के लिए रेडी है। फाइन। अब जिस बॉडी को, कोर्ट को या कलेक्टर को इन्होंने एप्लीकेशन भेजी है वो नोटिस इशू करेगा उस डिफॉल्टर को और उन तमाम लोगों को जो कि सोसाइटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और इनमें वो लोग भी होंगे जिनके नाम रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स में मौजूद होंगे उन लोगों की लिस्ट में जो कि इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब नोटिस इशू हो गया। इस नोटिस के इशू होने के बाद जब डिफॉल्टर को ये मिला है नोटिस, ठीक है, जिसके पास या वो पर्सन जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेगा, इस नोटिस के मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उसने कलेक्टर को या कोर्ट को, मतलब जो भी बॉडी बनती है, उसको पैसा डिपॉजिट कराना है। अब वो पैसा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो वो पैसा जो उसने सोसाइटी को पे करना था, नंबर 1। दूसरा वो पैसा जो कि उस पैसे के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो देना है। और अभी एग्जीक्यूशन हुई है जो और सारा सीन हुआ है, सारा सिनेरियो हुआ है, उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो वो भी डिफॉल्टर से ही निकलवाई जाएगी और ये पैसा, ये स्केल जो है वो कोर्ट या कलेक्टर बताएंगे। फाइन। अगर ये डिफॉल्टर पैसा नहीं जमा करवा पाता, ठीक है, तो क्या होगा कि इस सारी जो है प्रॉपर्टी को सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उन्हीं कंडीशंस पे जो कि उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होंगी, ठीक है, जो कि अब ये कोर्ट या कलेक्टर इशू करेंगे। अच्छा, उस फॉर्म में इशू की जाएगी जो कि स्केड्यूल सी में मौजूद है, ठीक है। इन रूल्स के नीचे ये कुछ स्केड्यूल्स मौजूद है, ये आप देख लीजिएगा, अगर आपने देखना वैसे इतना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ये सर्टिफिकेट जो ग्रांट हुआ है सब रूल 5 के अंडर, इसमें लिखा जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि आया ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है सोसाइटी को, सोसाइटी के तमाम जो है कर्जे का अजाला कर रही है या पार्शियल सेटिस्फेक्शन हो रही है डिफॉल्टर की तरफ से। अगर पार्शियल सेटिस्फेक्शन हो रही है इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो फिर सोसाइटी क्या करेगी, रजिस्ट्रार की तरफ से जो सर्टिफिकेट साइन होकर उन्हें मिलेगा वो दिखाएगी उस कलेक्टर को या कोर्ट को, और फिर कलेक्टर या कोर्ट जो है डिफॉल्टर से सेक्शन 59 के तहत प्रेस्क्राइब किए गए मैनर के जरिए सारा जो पैसा बनता है सोसाइटी का वो रिकवर करवाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी तो वो 2 तरह की हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल। तो उनके सिनेरियो में क्या केस है, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी अगर डिफॉल्टर के पास है, ठीक है, उसकी पोजेशन में है, तो इसकी पोजेशन कोर्ट या कलेक्टर ले लेंगे और फिर उसको सोसाइटी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर ये उस पर्सन की पोजेशन में है जिसको डिफॉल्टर ने कहा कि आप अपने पास रखो, मतलब डिफॉल्टर के बिहाफ पे पर्सन पोजेस कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो उसको एक नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस में बताया जाएगा कि भाई आप एक्चुअल पीसफुल वे से सोसाइटी को इसकी पोजेशन दे दें
और उस ऑर्डर में इस पर्सन को प्रोहिबिट भी किया जाएगा कि आप ये प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को नहीं दे सकते। फाइन। नेक्स्ट ये है कि अब ये जो प्रॉपर्टी डिलीवर हुई है, ठीक है, सोसाइटी को, तो इस सोसाइटी के बिहाफ पे जो भी पर्सन सोसाइटी की तरफ से इस प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए अपॉइंट होगा वो इसको रिसीव कर लेगा। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो अगर एक लैंड है और उस लैंड पे कुछ फसल उग रही है, कुछ जरिए पैदावार है उग रही है या स्टैंडिंग क्रॉप है, तो सोसाइटी को वो ऐसे ही डिलीवर कर दिया जाएगा। गैदर भी नहीं है, कट भी नहीं हुआ, मे बी ग्रो कर रही हो, तो वो इसी फॉर्म में सोसाइटी को उसी वक्त डिलीवर कर दिया जाएगा। अब सोसाइटी उस लैंड में एंटर हो सकती है और वो तमाम जो है स्टेप्स ले सकती है जो इस क्रॉप को या ग्रोइंग क्रॉप को, स्टैंडिंग क्रॉप को गैदर करने, कट करने या केयर करने के लिए जरूरी है। फाइन। अच्छा, अब या प्रॉपर्टी जो है डिफॉल्टर के पोजेशन में है या फिर किसी और पर्सन के पोजेशन में है जो डिफॉल्टर के बिहाफ पे उसे रख रहा है, तो मतलब क्या होगा कि कलेक्टर या कोर्ट, ठीक है, क्या करेंगे कि अपने बिहाफ पे सोसाइटी को या सोसाइटी की तरफ से जो पर्सन ये डिलीवरी रिसीव करने के लिए मौजूद है उसको ये दे दिया जाएगा, इसकी पोजेशन उस पर्सन को दे दी जाएगी। ठीक है। अगर वो पर्सन वो जगह नहीं छोड़ता, खाली नहीं करता, ठीक है, रिफ्यूज करता है, तो फिर आप CPRC 1908 के तहत बनाए गए रूल्स जो कि क्या है, रूल्स रेगुलेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज ट्रांसफर टू द कलेक्टर, ठीक है, इसके सेक्शन 68 के रूल्स जो है वो 13A से 13C तक वो इन्वोक करेंगे। ठीक है। और इसके मुताबिक उस पर्सन की इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद उस पर्सन को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी किसी टेनेंट के पास है या फिर इसी तरह के किसी और पर्सन के पास है जो किसी टाइटल के अंडर इसको होल्ड कर रहा है, तो फिर जो आया है सर्टिफिकेट सेक्शन, यहाँ 69 नहीं होना था, 59 होना था, ये रूल्स के अंदर मिस्टेक है। सेक्शन 59 के अंडर क्या है, कलेक्टर या कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इसकी कॉपी उस प्रॉपर्टी के बड़े नुमाया से हिस्से पे लगा दी जाएगी और वो जो पर्सन उस जगह पे मौजूद है उसको ऑन द बीट ऑफ द ड्रम या वहां पर जो भी कस्टमरी मोड है उस पर बताया जाएगा कि अब ये प्रॉपर्टी जो है ये सोसाइटी को ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऑनर ने सोसाइटी का कर्जा नहीं दिया था, सोसाइटी के पैसे वापस नहीं किए थे। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है सेल पे या लाइफ स्टॉक की मेंटेनेंस करनी है, तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट बताएगी कि कितना कितना चार्ज आ रहा है, कितना कितना पैसा आ रहा है, और सोसाइटी गवर्नमेंट को पे करेगी, सोसाइटी पे करेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई लैंड है जिसपे स्टैंडिंग या ग्रोइंग क्रॉप मौजूद है और वो सोसाइटी को ट्रांसफर कर दी गई है, अब सोसाइटी जब तक इसको गैदर्ड और कट नहीं कर लेती तो उस साल का सारा लैंड रेवेन्यू सोसाइटी पे करेगी गवर्नमेंट को। फाइन। नेक्स्ट ये है कि सोसाइटी को इस तरह जो भी प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है उसकी फटाफट ये जो रिपोर्ट है वो विलेज अकाउंटेंट को देगी ताकि विलेज अकाउंटेंट की इंफॉर्मेशन में ये बात रहे और वो रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स में इसको एंटर कर ले। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जी जो सोसाइटी है उसकी मतलब जो सोसाइटी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसके लिए वो एक अलहदा से अकाउंट रखेगी, और अगर बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं और उनसे इस तरह की प्रॉपर्टी उसको मिली है तो सबके लिए एक सेपरेट जो ना अकाउंट मेंटेन करेगी। ठीक है, जिसमें ये बात लिखी जाएगी कि जो इनकम्बरेंस है, मतलब पेमेंट के आउटसाइड जितनी भी इनकम्बरेंस है, मतलब बैरूनी जो भी कर्जे हैं उनकी पेमेंट कितनी आई है, एक्सपेंस कितना आया है, लैंड रेवेन्यू कितना दिया है हमने, इसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे उठने वाले ड्यूज क्या है, और मजीद ये कि उस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है, उस सारा का सारा उस खाते में लिखा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कि सोसाइटी है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो, मतलब जो सोसाइटी है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, अब वो क्या करेगी कि इस प्रॉपर्टी को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में और उस डिफॉल्टर के बेस्ट इंटरेस्ट में सेल करने की कोशिश करेगी और ट्राई करेगी कि जो मेन ऑनर है ना, इस मतलब जो डिफॉल्टर है जो ओन कर रहा था ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को, तो उसको ही सेल किया जाए। ठीक है,
और ये सेल कौन कंफर्म करेगा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अगर वो डिफॉल्टर परचेज नहीं करता और ये किसी और को सेल की जाती है तो सेल के दौरान ये बातें याद जहन में रखी जाएंगी कि इससे नंबर 1 क्या है, सोसाइटी का जितना एक्सपेंस सेल के ऊपर आ रहा है वो पूरा हो जाए। नंबर 2, सोसाइटी का जितना एक्सपेंस हुआ है अभी तक वो पूरा हो जाए सब रूल 9 और 12 के तहत। मजीद ये कि सोसाइटी को जितना पे करना था डिफॉल्टर ने वो भी सब कुछ पूरा हो जाए। ठीक है, अगर ये सब कुछ पूरा हो रहा है और इससे भी किसी ज्यादा अमाउंट में वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो अब जितना सरप्लस बचेगा वो सारा का सारा डिफॉल्टर को दिया जाएगा, उस पर सोसाइटी का कोई हक नहीं। लेकिन अगर क्या होता है, सोसाइटी इसको सेल करना चाह रही लेकिन वो सेल नहीं हो रही प्रॉपर्टी, तो अब क्या होगा कि सोसाइटी इसको या तो लीज पे दे देगी या फिर इस पे कुछ भी ऐसा करेगी जिससे उससे मैक्सिमम पॉसिबल इनकम आ सके इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब सोसाइटी ने उस पर काम शुरू कर दिया, लीज पे दे दिया या फिर उस पर अपना काम कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है इस प्रॉपर्टी की या जो भी काम कर रहा था कर रही है, और उससे उसको इनकम आ रही है काफी ज्यादा और अभी तक प्रॉपर्टी अनसोल्ड है और सोसाइटी का सारा कर्जा उतर जाता है जो डिफॉल्टर ने देना था। ठीक है, तो अब सोसाइटी ये जो है लैंड डिफॉल्टर को वापस कर देगी। ठीक है, उस पर सोसाइटी अब उसे सेल नहीं कर सकती, वो सोसाइटी की पोजेशन में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रूल 51, तो ये बताता है कि सेक्शन 65A के सब सेक्शन के तहत जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज और वेजेस जो है उनको डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये डिडक्शन उनकी टोटल सैलरीज का 1/3 से ज्यादा ना हो। और राउंड ऑफ जो है वो किस तरह किया जाएगा, जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में राउंड ऑफ करते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है अगर वो 5 से कम है तो उनको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर 5 है तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो इसी तरह करेंगे। 52 में बताया जा रहा है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कमेटी, जो कमेटी है उनकी पावर्स और ड्यूटीज क्या है। सोसाइटी के जितने भी कारोबार होता है काम होता है वो कमेटी देखती है। ठीक है, और कमेटी किस तरह देखती है, सोसाइटी के बायलॉज हैं, रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके प्रोविजंस के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई बायलॉ है तो उसको लाजमी तौर पे इस एक्ट के मुताबिक पास होना है, रूल्स के मुताबिक होना है, जनरल मीटिंग से पास होना है और रजिस्टर होना चाहिए इस एक्ट के मुताबिक। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसा है कि सोसाइटी ने कोई ऐसा काम किया है जो बाय लॉ आने से पहले किया है और अब बाय लॉ जो है वो उस काम को इनवैलिडेट कर देता है, तो मतलब उस बाय लॉ के आने से पहले जो भी काम हो गए वो हो गए, वो बाय लॉ उस डेट से इफेक्ट में आएगा। फाइन, उससे पहले किए हुए किसी काम को वो नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, वो इनवैलिडेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि जो कमेटी है वो अपने सर्वेंट से और ऑफिसर से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेगी, वो सिक्योरिटी कमेटी बताएगी कितनी होगी और रजिस्ट्रार उसकी मंजूरी देगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सोसाइटी के कमेटी ने कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स की है जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और तो वो क्या करेगा, कमेटी को कहेगा कि भाई आप नंबर ऑफ द पर्सन को रिड्यूस करें। ठीक है, इतने इतने लोग कर लें कमेटी में, या और भी जो आपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज रखे हुए ऑफिसर्स रखे हुए उनके नंबर आप रिड्यूस करें। ठीक है, तो वो इसको करने के पाबंद है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि कमेटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक अपील कर सकती है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, जो भी डिसीजन देगी वो कंक्लूसिव होगा। अगर वो बताती है कि नंबर कम होंगे तो नंबर कम होंगे, और वो कहेगी नहीं नंबर ज्यादा होंगे तो फिर नंबर ज्यादा होंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी चीज सोसाइटी के बायलॉज के अगेंस्ट नहीं जा रही, मतलब सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक है, सिवाय उन सोसाइटीज के जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ है काम करी, या फिर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 20,000 से कम है। ठीक है, तो फिर उनकी कमेटी, उन सोसाइटीज की कमेटी अपने जो है मेंबर्स को या सर्वेंट्स को, ऑफिसर्स को लोन किसी भी फॉर्म में नहीं देंगी रजिस्ट्रार की मर्जी के बगैर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है, वो ये है कि इस रजिस्ट्रार के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो बोरोवर है वो गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। फाइन, अपने किसी भी मेंबर को डेट या डिमांड में एक्सटेंशन नहीं देगी अगर वो सोसाइटी या वो पर्सन मसला आर्बिट्रेशन में ले गया है। ठीक है, और अगर वो देना भी चाह रही है तो फिर रजिस्ट्रार की सेक्शन की जरूरत है।
नेक्स्ट वी हैव कि जो कमेटी है हर बैंक की वो रूल्स फ्रेम करेगी, रूल्स बनाएगी ताकि जो सोसाइटी के मेंबरान हैं उनको जो लोन्स दिया जा रहा है उसको रेगुलेट करे। अब ये जो लोन्स, ये जो सॉरी रूल्स बने हैं ये बताएंगे कि लोन्स की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी जो मेंबर्स को ग्रांट किया जाएगा, और इन कर्जों में वो कर्जे भी ऐड होंगे जिनकी श्योरिटी ये मेंबरान दे रहे हैं। ठीक है, इन रूल्स को क्योंकि रजिस्ट्रार की सैंक्शन से बनाया जा रहा है तो इनमें अमेंडमेंट भी रजिस्ट्रार की सैंक्शन से ही होगी। नेक्स्ट वी हैव 53 बता रहा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, के जब भी कमेटी है सोसाइटी की उसके इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें कौन लोग इलेक्शन का पार्ट नहीं बन सकते। तो नंबर 1 वो लोग हैं, ए में नंबर 1 वो लोग हैं कि जिनको क्रिमिनल कोर्ट से कैद की या कोड़ों की सजा आ गई है किसी ऐसे ऑफेंस पे जिसमें इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक होती है, या फिर वो नकलो हमल पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। और ऐसी सेंटेंस को ना ही रिवर्स किया गया है ना ही फास्ट किया गया है फ्रॉम द कोर्ट। मजीद ये कि अगर ये सेंटेंस अभी चल रही है तो वो नहीं कर सकती, जब इस जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाएगी तो हो सकता है वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शंस में। फाइन। नेक्स्ट ये है कि वो पर्सन जो कि ऑफिस से रिमूव कर दिया जा चुका है रूल 48 के अंडर, लेकिन अगर रजिस्ट्रार उसको रिलीफ दे दे डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन से या ऐसे सेंटेंस से जो उसे ऑफिस से रिमूव करिए तो फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव कि ऐसा पर्सन जो अनसर्टिफाइड बैंकक्रप्ट हो या ऐसा पर्सन हो जिसने जो है उसको मतलब सजा हुई और सजा से डिस्चार्ज नहीं हुआ हो, और ऐसा पर्सन जो कि कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ना कर सकता, ठीक है, मतलब कानून ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत ना दी, ऐसा पर्सन भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसकी एज 21 ईयर मतलब 21 ईयर्स है। ऐसा पर्सन जो कि मेंटली अनसाउंड है, मतलब दिमागी तौर पे तवाज़ुन में नहीं है, और इसके अलावा ऐसा पर्सन जिसको रजिस्ट्रार कह दे कि परसिस्टेंट डिफॉल्टर है, डिक्लेयर करता है, तो वो भी नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी का सॉवरेंट ऑफिसर है और एट द सेम टाइम उसने सोसाइटी से कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट इफ वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, या ऐसी सोसाइटीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर अब क्या होगा कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शंस में, जो कि नंबर 1 क्या है कि सब रूल 1 के तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन से सफर कर रही है, या फिर उन्होंने कुछ पैसे बोरो किए हुए हैं सोसाइटी से या बोरोवर की श्योरिटी दी हुई है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में अगर वो उस फाइनेंस बैंक से, जिस फाइनेंस बैंक से सोसाइटी ने कर्जा लिया हुआ है, उससे परमिशन ले ले, या फिर फेडरेशन से या यूनियन से जो है वो परमिशन ले ले जिससे सोसाइटी एफिलिएटेड है, या फिर रजिस्ट्रार इजाजत देते। अगर वो सोसाइटी ना ही इंडक्टेड है या ना ही एफिलिएटेड है तो रजिस्ट्रार अगर इजाजत दे देगा तो वो बॉरोवर या जो श्योरिटी दे रहा है बॉरोवर की, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी में काम कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में है सोसाइटी के साथ या इंटरेस्टेड है तो वो भी इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा पर्सन इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा जिसका सोसाइटी के शेयर्स में 500 रुपए से भी कम की पेड अप जो है ना वैल्यू है, उसकी शेयर्स की वैल्यू 500 रुपीज से भी कम की है, तो वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। अगर रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी क्या होती है कि एक बड़ी सोसाइटी में कोई छोटी सोसाइटी जो है वो उसका मेंबर हो, तो अगर ऐसी कोई सोसाइटी है और उसके किसी मेंबर ने कर्जा लिया हुआ है और वो डिफॉल्ट कर गया है, या सोसाइटी ने उस बड़ी सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ है वो डिफॉल्ट कर गई है, तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते तब तक जब तक वो ये लोन पे नहीं करेंगे। शर्त ये है, बशर्त ये कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन जो कि क्लॉज ई, ठीक है, सब रूल 1 की क्लॉज ई और इस रूल के क्लॉज ए के तहत गवर्नमेंट को अपील कर सकता है कि काइंडली मेरी डिसेबिलिटी रिमूव कर दी जाए ताकि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकूं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव
कि सब रूल 1 एंड 2 की प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं होंगी इन बैंक्स के ऊपर। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, सिंध बलोचिस्तान प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, फ्रंटियर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, या अब्बासिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, तो इन पर ये जो है वो अप्लाई नहीं होगी प्रोविजंस। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सोसाइटी की कमेटी का कोई पर्सन क्वालिफाइड नहीं है उस कमेटी का मेंबर बनने के लिए, या फिर अब उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं रही जिसकी बेसिस पे उसे अपॉइंट किया था, या अब उसे नहीं रहना चाहिए कमेटी का मेंबर, तो वो जो रूल 55 है उसके 1, 2, 3 सब रूल्स के तहत, ठीक है, एक नोटिस इशू कर रहा है, ठीक है, नोटिस इशू कर रहा है उस पर्सन को कि अपना केस जो है वो जो आपकी मतलब रीजन है, अपना जो कॉज है वो बताएं कि हम आपको क्यों रिमूव ना करें ऑफिस में, ठीक है। ये नोटिस उस पर्सन को मिलता है तो वो पर्सन अपना कॉज शो नहीं कर पाता प्रॉपरली, या फिर अपनी कॉजेज जो बयान करता है उसे रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ ये पर्सन अब क्वालिफाइड नहीं रहा या डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो वो उस टाइम पे एहकाम देगा या हुक्म देगा कि इस पर्सन को इमीडिएटली जो है पोजीशन से फारिग करें, ठीक है, और वो उसी डेट से उसी वक्त से पोजीशन से फारिग हो जाएगा, ठीक है, कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव के इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। तो सोसाइटी जो है रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ अपने फंड्स इन्वेस्ट कर सकती है किसी लैंड की परचेजिंग में, बिल्डिंग की परचेजिंग में, लैंड को लीज पे देने के लिए या बिल्डिंग को लीज पे लेने के लिए, ठीक है, या किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी उसके बिजनेस के लिए बेहतरीन है वो कर सकती है। लास्ट जो हमारे पास रूल है, जो कि आज के लेक्चर का भी लास्ट रूल है, और इस पूरे जो रूल्स हमने किए पूरे रूल्स का भी लास्ट रूल है, रूल 55, पावर टू मेक रूल्स। अब क्या है कि जो कमेटी है हर कोऑपरेटिव बैंक की या ऐसी सोसाइटी की जो कि 1 लाख रुपीज से ज्यादा के वर्किंग कैपिटल के साथ काम कर रही है, वो इस तरह के कवानीन बनाएंगी जो कि एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, डिसमिसल या प्रमोशन को रेगुलेट करेगी। ये जो सब रूल 1 के तहत रूल्स बनेंगे ना सारे, ये सारे के सारे तब रूल्स कहलाएंगे जब रजिस्ट्रार इनको अप्रूव कर देगा। रजिस्ट्रार के अप्रूवल से पहले ये कुछ भी नहीं होंगे, ये इफेक्ट में भी नहीं आ सकते। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, मतलब जो सब रूल 1 के तहत जो पोस्ट बनाई जा रही है, बताई जा रही है, रूल्स रखे जा रहे हैं, तो उसके तहत वो बताएगा कि एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए किसी पर्सन को ये टेक्निकल और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, और मजीद ये भी बताएगा कि अगर वो पर्सन जो सीट ले रहे हैं, ठीक है, जो पोस्ट पे आ रहे हैं, उन्हें स्पेसिफिक सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज जमा करवानी पड़ेगी सोसाइटी को, तब वो अपॉइंट होंगे। अगर कोई पर्सन वो एजुकेशन नहीं रखता या वो सिक्योरिटी नहीं फर्निश कर पाता, तो वो उस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव के रजिस्ट्रार की सैंक्शन के बगैर क्या है कि कोई रिलेटिव जो कि कमेटी के मेंबर का हो, ठीक है, जो कमेटी है सोसाइटी की, उस कमेटी के जो मेंबरान है उनका कोई रिश्तेदार, या फिर सोसाइटी का जो ऑनररी सेक्रेटरी है उसका रिश्तेदार, उसको रजिस्ट्रार की मर्जी के बगैर आप सोसाइटी के किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, सोसाइटी की सर्विस में आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव के अगर कोई पर्सन है जो कि सोसाइटी का मतलब सोसाइटी की सर्विस में मौजूद है, सोसाइटी का काम कर रहा है, ऑलरेडी सोसाइटी का एम्प्लॉय है, तो फिर उसका कोई रिलेटिव अपॉइंट नहीं हो सकता सोसाइटी की कमेटी के मेंबर के तौर पे, और ना ही सोसाइटी की ऑनररी सेक्रेटरी के तौर पे। और अगर सर्विस के दौरान मतलब वो अपॉइंटमेंट हो गई है उस पर्सन की ऑनररी सेक्रेटरी के तौर पे या सोसाइटी की कमेटी के मेंबर के तौर पे, और पता लगता है किसी भी स्टेज पे कि भाई ये सोसाइटी के किसी एम्प्लॉय का रिश्तेदार है, तो उसी वक्त उस पर्सन को उस ऑफिस से हटा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कमेटी का मेंबर हो चाहे वो ऑनररी सेक्रेटरी हो। तो ये था हमारा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हमारे जो रूल्स है वो भी कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो काइंडली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे भी या फिर जो है कमेंट सेक्शन में भी, और अगर आपके सर्कल में कोई प्रिपेयर करे तो उसके साथ इसको शेयर करें ताकि जो है उन लोगों का भी फायदा हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।